महाराष्ट्र के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जो आज इधर एकत्र हुए हैं, मैं उन सब का तहे दिल से वेलकम करता हूं। और ये उल्टी गंगा की बात करते रहे बाग साहब, ये उल्टी गंगा ही है चल रही कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन महाराष्ट्र से चालू हुआ, पूना से चालू हुआ, नागपुर से चालू हुआ। अब इन बाबा साहब के अनुयायियों को पंजाब से आकर एक साधारण सा व्यक्ति क्या बात करेगा, क्या मार्गदर्शन देगा, क्योंकि इनके पास तो सब कुछ है। बात सिर्फ कहने की है, कहना और करना दो सेपरेट परिस्थितियां हैं। मन जानत सब बात, शेख फरीद कहते हैं, मन जानत सब बात, जानत ही औगण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं पड़े। मन हर चीज जानता है, मन नहीं जानता जो मैं कर रहा हूं ये औगण है। मन जानता है जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है या गलत है। ये जानता हुआ भी औगण कर रहा है। क्यों औगण कर रहा है? जैसा वो आगे बताते हैं कि हाथ में दिया है पकड़ा हुआ, और हाथ में दिया पकड़े पकड़े कुएं में जाकर गिर रहा है। क्या परिस्थिति है भाई? है उसको पूछा जब, भाई तेरे हाथ में तो दिया है, तो फिर आप कुएं को में क्यों गिरा? वो कहता मेरे को तेरे को मालूम नहीं, दिखता ही नहीं है। देखना दिए ने थोड़ी, या देखना तो आंख ने है। तो मेरी आंख में रोशनी नहीं है। तो अब वो फिर सवाल डाल दिया उसने, भले लोग तेरे को दिखता नहीं है, फिर ये दिया क्यों पकड़ा हुआ है? कहता दिया इसीलिए पकड़ा हुआ है कि मेरे को तो नहीं दिखता, जो सामने आ रहा है उसको तो दिखता है, उसको तो दिख जाए। वो तो अंधेरे से बाहर हो, उसको दिख जाएगा कोई व्यक्ति आ रहा है, मैं साइड हूं, जब ये कुएं में गिरने लगा है मैं इसको बता दूं हट 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 भाई, उसको तो दिखना चाहिए। आज हमारी हालत, समाज की हालत कुछ इस किस्म की है। हम सोचते ऐसा है कि हम जानते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। क्योंकि हकीकत को मानना उससे तकलीफ होती है। जब आप हकीकत को जानेंगे फिर उसको मानेंगे, तो फिर वो जो तकलीफ है मेरे अंदर, जो हौमे है, मेरे अंदर जो ईगो है,
वो मेरे को जीने नहीं देते। इसलिए जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को जानने की कोशिश करते हैं तो आगे आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो अंदर हमारे ईगो है उसको निकलना चाहिए। लेकिन ईगो निकल भी जाए तो कोई वैक्यूम नहीं रह सकता कहीं भी, तो उधर कुछ आएगा। उधर क्या आएगा? हलीमी, निर्माणता। अगर निम्रता नहीं आई, हलीमी नहीं आई, तो ईगो निकल भी जाए फिर क्या होगा? फिर वहाँ वैक्यूम हो जाएगा। और वैक्यूम रह नहीं सकता, नेचर का रूल है। उधर कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और जो कुछ ना कुछ है वो आना ही है। जो रियल सेंस में हमारा असली दुश्मन है वो फिर अपना मंत्र उधर भेजता है। इस हकीकत को हमें समझना है, क्योंकि हमने अंदर वैक्यूम पैदा नहीं होने देना। तो वैक्यूम ना हो तो जहाँ तो अच्छाई वहाँ रहेगी या बुराई रहेगी। और अगर हम अच्छाई को अंदर नहीं ले जाते तो बुराई आएगी आएगी, उसको हम रोक नहीं सकते। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस नेचुरल प्रोसेस को जब हम समझ जाएंगे फिर हम अंदर वैक्यूम नहीं पैदा होने देंगे। तो वैक्यूम नहीं पैदा होने देंगे, जो पहला सबक है कि हमारे माइंड के अंदर जो स्टोर हाउस है हमारा, वहाँ वैक्यूम रह नहीं सकता, खला पैदा हो नहीं सकता। अगर हम वहाँ अच्छाई नहीं मेंटेन करेंगे तो फिर बुराई आ जाएगी। और ये भी देखना है कि अच्छाई तो बहुत मुश्किल आती है और बुराई वातावरण से आ जाती है। इधर कमरे में हम सफाई करते रहें और 2-4 दिन सफाई ना करते रहें, गंदगी तो पाई नहीं किसी ने। कोई बंदा व्यक्ति नहीं आया, कोई बच्चा नहीं आया जो इसने गंदगी पानी है। लेकिन इन्वायरमेंट ही इतना पोल्यूटेड है, वो गंदगी आई जानी। 2-4 दिन के बाद इधर अगर सफाई नहीं करी तो टेबल के ऊपर है डस्ट आएगा, धूल आएगी। इसको हम रोक नहीं सकते। और लेकिन इधर सफाई रहे उसके लिए हमें खुद रेगुलर तौर पर सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस पर गंदगी ना आए उसके लिए इसके और बढ़िया तरीका नहीं है। जो बढ़िया तरीका है वो रेगुलर सफाई करने का। आप कहेंगे जब इधर हमने गंदगी डालनी नहीं है तो फिर सफाई करने की क्या जरूरत है? ये दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो फिर ताकी से आ जाएगी, फिर ताकी बंद कर दो रोशनदान से आ जाएगी, फिर रोशनदान बंद कर दो, फिर जो चीते हैं रखी हुई इन बिटवीन गैप्स है वहाँ से आ जाएगी। लेकिन वो गंदगी आनी है। ये नेचुरल प्रोसेस है और इसको अगर रेगुलरली हम सफाई नहीं करते
तो फिर वो सफाई हो नहीं सकती, क्योंकि जब ये वामसफ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये जानते हैं कि इसको कॉइन किया कांशीराम ने। आप सब जानते हैं या नहीं? ये मेरे को 1975 में कांशीराम से मुलाकात हुई और कांशीराम 1956 से अपने घर से आ गया था यही पूना में बीएससी करी थी उसने। बीएससी करने के बाद जूनियर साइंटिस्ट के रूप पर वो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इधर सर्विस करने लगा 1956 में। और उसके बाद उनके पेरेंट्स ने जब उनको कहा, मेरे को उसकी मदर बता रही थी, भाई तेरी शादी करनी है अब, तो उसने जवाब लेटर लिखा उनको कि मेरी शादी हो गई, अब मैंने शादी नहीं करनी। वो आई उधर से, मैं देखिए लड़का बच्चा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, किसी लड़की को तो नहीं इसने फंसा लिया, तो इधर बताया ही नहीं और उधर कहता मेरी शादी हो गई। तो उसने जब वो इधर आई, उसकी मदर मेरे को बता रही थी कि काका जब मैं उधर देखा तो उधर कोई औरत है नहीं थी, तो उसको मैंने पूछा भाई तूने किससे शादी कर ली? वो कहता माँ इधर एक अम्बेडकर बाबा है, मैं उससे शादी कर ली, अभी मैं किसी लड़की से शादी नहीं कर। और वो उसके बाद 1956 के बाद कांशीराम घर नहीं गया हूँ, और वो घर कांशीराम 1956 के बाद जब उसकी माता भी इधर आकर चले गई, उसके बाद 1978 में वो मेरे घर माता को मिला था। तो माता क्योंकि मेरे को 75 में मालूम हुआ, दिल्ली में मैं आया तो दौलतराम बंगड़ था मेरा मित्र है दिल्ली, वो कहता भाई इधर आज प्रोग्राम है हमारा, पंचकुनिया रोड हाल था अम्बेडकर भवन, तो वहाँ कहता आज कांशीराम ने आना है, उधर मीटिंग है हमारी। तो मैं कहा चल पे देखते हैं। उधर कांशीराम के साथ मेरी मुलाकात और उसने मेरे को बताया, मैं कहा जी बात तो अच्छी है, आप इधर काम कर रहे हैं तो चलो मैं पंजाब में काम कर लूँगा, ऐसा काम मैं भी करूँगा। 75 के बाद मैंने पंजाब में चंडीगढ़ में सर्विस करता थी, पंजौर में HMT पंजौर फैक्ट्री में 63 में मैं ज्वाइन करा था। तो उसके बाद मैंने उधर क्योंकि एक सीनियर शेड्यूल्ड कास्ट मुलाजम, मैं सबसे सीनियर था, हालांकि जो फैक्ट्री 62 में लगी, 63 में मैंने ज्वाइन किया और 63 के बाद जाकर वो आगे बढ़ते रहे और फिर क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट ऑफिसर मैं ही था, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया था, तो उसकी वजह से फिर मेरे को रिक्रूटमेंट में मेरा नाम, एक शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति भी चाहिए जो रिक्रूट कर रहे हैं, तो ऐसा रूल बना। तो उसके लिए मेरे को उधर
उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। और जब रिक्रूटमेंट करने तो मैंने कहा भाई जिसको मर्जी रख लो, लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट की परसेंटेज के लोग हैं वो मैं जिसको कहूँगा उसको रखना, आप बाकी को जैसा मर्जी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो उधर योग व्यक्ति थे शेड्यूल्ड कास्ट के वो ही रिक्रूट हुए, और उसके साथ साथ जितनी हमारी परसेंटेज बनती थी वो भी आने लग गई। और उसकी वजह से, क्योंकि मैं उनमें उन सबकी रिक्रूटमेंट में कोई मेरा दखल नहीं हुई, लेकिन मेरे को आपने इसका मेंबर रिक्रूटमेंट बॉडी का इसलिए बनाया, इसलिए कि मैं इनका ख्याल रखूं। इसलिए उधर रिक्रूटमेंट काफ़ी, उधर उस समय 450 शेड्यूल्ड कास्ट एम्प्लॉय हो गए। 2000 एम्प्लॉय थे, 2200 एम्प्लॉय थे मशीन टूल में। और उसके बाद 1967 में ट्रैक्टर डिवीज़न एक नया प्लांट और लग गया। तो ट्रैक्टर डिवीज़न में तो बाद में 3600 एम्प्लॉयज़ हो गए, और 2200 और 3600 इतने एम्प्लॉय उधर काम करते थे। उसके बाद तो फिर शेड्यूल्ड कास्ट लड़के भी आ गए, तो फिर मेरे को उन्होंने सिर्फ प्रमोशन वाले जो एरिया था उधर मेरे को रख लिया, लेकिन रिक्रूटमेंट वाले वो फिर वो करते रहे। लेकिन फिर उधर से अभी वो हरियाणा में, उस समय पंजाब में थी फैक्ट्री, तो उधर शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे भी चाहिए थे, अभी शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई नहीं। तो फिर उन्होंने कहा भी जहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब है वहाँ जाकर लाओ। तो फिर बिहार से शेड्यूल्ड ट्राइब लड़कों को हमने भर्ती करवाया। अभी ये मामला क्यों हो पाया, उनको बिहार में जाने की क्या जरूरत थी, दूसरे लड़के पढ़ी जाते जितने पढ़ते थे उन्होंने। लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके माइंड में ये बात आ गई कि हम अगर इधर पढ़ पाए हैं तो उसके पीछे कारण है। कारण क्या था, जब मैं पढ़ने जाता था पहली क्लास में तो 2.5 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था। तो 5 साल की उम्र में 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर होना पहली जमात से, और गर्मी होनी, आप जानते हैं इधर कितनी गर्मी होती है, तो गर्मी में जाना, सर्दी में जाना, और उससे पक भी गए। और 8th क्लास में मैं स्कूल से फर्स्ट आया, मिडिल स्कूल था वो। उसके बाद हाई स्कूल में चले गए, वो और 2.5 किलोमीटर आगे था, 5 किलोमीटर जाना पैदल, 5 किलोमीटर आना। अभी ऐसी परिस्थिति में जब वो दिखता, वह रास्ते में जाते थे तो एक रामगढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वो उनके पास हाई स्कूल था, उसके साथ कॉलेज था, MA तक कॉलेज था, फिर एक ट्रेनिंग कॉलेज था जहाँ GT JBT और वो स्टडी करते थे। फिर ये पॉलीटेक्निक था जहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के वो स्टूडेंट रहते थे। तो उधर एक ये हम कल सावल में थे, तो उधर रेलवे वर्कशॉप थी, तो ऑब्सोल्यूट किए हुए थे रेलवे इंजन। तो वो रेलवे इंजन उधर जब ऑब्सोल्यूट किए, वो रेलवे लाइन बिछाई स्टेशन से, मेन लाइन से, वो पॉलीटेक्निक को दिए ओल्ड इंजन। वो ओल्ड इंजन जब दिए तो तब हम देखा भी ये इधर गाड़ी के इंजन क्यों आगे आ रहे हैं। तो वो कहते भी इधर वो इंजीनियरिंग करते हैं लड़के, तो ये इंजन उनके लिए ये सरकार ने इस कॉलेज को दिया। तो ये सुनकर मेरे माइंड में आया कि मैं भी इंजीनियरिंग करूं। अब इंजीनियरिंग करने के लिए
जब मैं मैट्रिक पास कर ली तो मेरे फादर कहते भाई आप नौकरी कर लो। मैट्रिक वाले को वो कलेक्टर रख लेते थे फटाफट। तो मैंने कहा भाई मैं तो पढ़ना है। और वो कहते आप, मैं नहीं पढ़ा सकता आपको। तो मैंने कहा अगर मैं पढ़ने के लिए आपसे कोई पैसा ना लूँ तो फिर तो नहीं मेरे को रोकेंगे। कहता फिर मैं नहीं रोकूंगा। तो मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आने तक 2 महीने का समय होता है। क्या 2 महीने मैंने फगवाड़ा शुगर मिल में लेबरर का काम किया। उस वेले एक लेबर को 2.25 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। तो मैंने 2 महीने काम किया, 105 रुपये मिले मेरे को। और 105 रुपये लेकर मैंने कहा भाई अब मैं वो इंजन वाले कॉलेज में पढ़ना है। इंजीनियरिंग क्या होती है ये तो मालूम नहीं होता, लेकिन इंजन बनते हैं जहाँ यही था भाई अब मैं उधर जाऊँ। तो उसके लिए उन्होंने जो मेरा वो था एजुकेशन था ठीक थी, नंबर भी थे ठीक थे, और फर्स्ट क्लास से पास होकर आया था। तो फिर शेड्यूल्ड कास्ट भी था, तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मेरे को नहीं एडमिशन मिल गई। अब जब एडमिशन मिली तो पॉलिटेक्निक की वर्कशॉप में जिस दिन हफ्ते में 3 दिन उधर हाफ डे वर्कशॉप में रहना होता था। तो जब वर्कशॉप में गए तो मेरे को तो ये कमीज पजामा ही डाला हुआ था। तो वर्कशॉप सुपरडेंट कहता भाई मेरे को शॉर्ट कर लिया, अभी ये वर्कशॉप में आपने पेंट डाल कर आना है, आप पजामा डाल कर आ गए। तो मैं कहा मेरे पास तो पेंट है नहीं। फिर कहते इधर नहीं आना, वर्कशॉप नहीं आना। तो उसके बाद बहुत 3 दिन तो लंघ गए। नेक्स्ट 3 दिन में, क्योंकि वर्कशॉप का नहीं था पीरियड, वो 3 दिन में एक पेंट समाई। फर्स्ट टाइम था, क्योंकि 90 रुपीज़ की मैंने किताबें ली थी, 15 रुपये मेरे पास थे 105 रुपये में से। तो 12 रुपये मेरी पेंट लगी। पहली दफ़ा पेंट मैंने वो उस समय डाली थी। अब ऐसा व्यक्ति जिसको इतनी की जानकारी है, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में मेरे को 853 रुपये 853 रुपीज़ स्टाइपेंड मिला। अब मेरा दिमाग कुछ और सोचने लगा कि अगर मैं काम करता, मजदूरी करता, तो मेरे को 2.25 रुपये रोज के हिसाब से साल में 650 रुपया मिलना था। और अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को साल में 853 रुपये मिल रहे हैं। ये ऐसा काम किसने किया? तब मेरे को ये जानकारी मिली कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये प्रोविज़न रखी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना काम हमारे लिए किया, जिससे एक स्टूडेंट अगर सारा साल काम करे तो 650 रुपया मिलता है, और अगर सारा साल काम करने के बजाय सारा साल पढ़े तो तब 853 रुपये मिलते हैं। तो वो जब 853 रुपये मेरे को 853 रुपीज़ मिले, तो मैंने एक हीरो साइकिल लिया। 133 रुपये का नया हीरो साइकिल मिला उस समय, और फिर मैं पैदल जाने की बजाय साइकिल से जाना चालू किया। और तब ये एहसास होना, जब हम प्रोसेस से निकलते हैं
तो फिर हमें मालूम होता है कि अगर ये प्रोविज़न की है, किसी ने की है, वो हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, और उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उसको ध्यान में रखकर तब मेरे को ये जब 75 में कांशीराम से मुलाकात हुई और उनकी मदर ने जो मेरे को बात बताई, उसके बाद कांशीराम मेरे को आने लगा। तब उसकी मदर को किसी ने बताया कि वो उधर मोहाली में तेजिंदर सिंह के पास आता है, क्योंकि सर्विस मेरी चंडीगढ़ में थी और चंडीगढ़ के पंजौर जो था 13 किलोमीटर था वहाँ से। तो वहाँ मेरे को हाउस मिला था, क्वार्टर फैक्ट्री का ही। तो उसको किसी ने बता दिया कि आपका वो बेटा कांशीराम हो उधर उस लड़के के पास आता है। तो वो मेरे पास आ गई, कहते काका ऐसा है इधर वो कांशीराम आपके पास आता है। हाँ मैं क्या आता है? तो वो कहते भाई वो हमें तो बुलाता ही नहीं है, घर आता ही नहीं है, घर से गया है। और उसके बाद मैं भी गई उधर एक दफ़ा, मेरे को भी कहा आपने मेरे पास जाना, तो हमें भी बुला दे वो। मैंने कहा अगर ऐसी बात है मैं बात करूँगा उससे। तो कांशीराम को मैंने कहा कि आप की माता मिलना चाहते, कहता छोड़ो अगर वो उनके मिलते रहे तो चमेले में डाल जाएंगे। तो मैं क्या आप वो उधर वो उससे नहीं मिलना तो वो मेरे पास जब कभी आए तब तो मिल सकता है। कहता हाँ इतना कर ले। तो पहली दफ़ा 1956 के बाद कांशीराम की मदर मेरे पास 1976 में मिली, वो व्यक्ति है। और उसके बाद गांव में वो जब कांशीराम के फादर एक्सपायर हुए तब मिले, तब भी मैंने उसको उस टाइम मैं क्या कहता, मैं नहीं जाना, मैं उधर जो एक बामसप की स्टेट कन्वेंशन उधर रख दी थी होशियारपुर में, और उधर उसके गांव में उसके फादर का जिस दिन वो था वो होते ना सेरेमनी डेथ के बाद अखंड पाठ का भोग डालते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, तो उधर उस दिन उधर रख दिया प्रोग्राम। अभी कांशीराम को कहा भाई उस प्रोग्राम में बनाना आना है, उसने आना था, नेशनल प्रेसिडेंट है वो बामसप का। तो अब उसने उस दिन प्रोग्राम तो बनाया तो मेरे को कहता बताया उसने मुझे आना है, आ रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने उनको बताया कि उस दिन आपके फादर का ये प्रोग्राम भी है। तो अब तब उनको बताया तो कहता हूँ मैंने तो आना नहीं भाई। मैं कहा ये आना नहीं है, आप पंजाब में, कहता मैं पंजाब में नहीं आना। मैं क्या नहीं आना, हमने तो आपके नाम पर कोई प्रोग्राम रखा है, फंक्शन है बामसप का, वो है प्रोग्राम, अगर नहीं आना तो आपकी मर्जी, हम वो आपे साम लेंगे। है तो बेइज्जती होगी तो आपकी हो गई ना, हमने तो नाम विस्तारों में आपका दिया हुआ है। तो इसलिए उस दिन पर वो जे मायावती उधर थी, तो मायावती को मैं कहा आपने भी साथ में आना है, तो उसके साथ मायावती भी आ गई। तो मैंने कहा अभी मायावती को लेकर मैं उधर जाता हूँ उस फंक्शन पर, आपने गांव में जाना। तब फर्स्ट टाइम गांव में उसके बाद गए। मतलब जिद्दी लोग जो होते हैं वो भी अपनी जिद के माहर होते हैं, लेकिन उनकी जिद अगर गलत साइड में चले जाए तो नुकसान करती है, अगर ठीक टाइम में चले जाए तो वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत एक गोल्डन फोर्स बन जाती है। इसलिए ये जो आज हम इधर बैठे हैं
क्योंकि कांशीराम तो इधर पूना, मैं पूना वाले साथियों को इसलिए बताया कि ये कांशीराम इधर पूना में रहा और पूना में ही उसने वामसप का प्रोग्राम चालू किया और उससे जे हमें चीज़ मेरे जैसे व्यक्ति को भी जान में पता लगी। और जब मैं एम्प्लॉय हुआ तब मेरे को क्योंकि जब पढ़ने ही लगा डिप्लोमा इंजीनियर की, तो डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल का। उसके बाद दूसरी बात है कि मैं AMI करके वो कहते हैं डिग्री भी कर ले, फिर AMI का C पार्ट करके वो समझो आगे भी निकल गया, वो पढ़ता रहा, वो दूसरी बात है। लेकिन ये कार्य है, ये कार्य करने के लिए जितनी देर तक हमारे अपने मन में चोट नहीं लगती उतनी देर तक आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जितनी देर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती उतनी देर तक ये काम होने वाला नहीं। लेकिन करते करते बहुत सी मुश्किलें भी आती हैं, बहुत से पटकाव भी आ जाते हैं और उनकी वजह से आज जब हम देखते हैं कि जिस कार्य को कांशीराम जी ने अपना घर बार छोड़कर ये काम चालू किया था और उस कार्य को करने के लिए तेजिंदर सिंह भर के लोग लग गए। ये काम होना चाहिए, ये काम अच्छा है, ये काम करने से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ख्वाहिश है, अगर उसका 1000वां हिस्सा भी हम एक व्यक्ति कर सके तो 1000 व्यक्ति कंबाइंड फार्म में उस इतना तो कर सकेंगे। तो इस मोटिव के साथ वह इस काम में लग गया। लेकिन इस काम में लगने के साथ जिस किस्म की मुश्किलें आती हैं वो भी सबका नहीं। हफ्ते में 1 या 2 बार मैं पंजौर से दिल्ली आता था, कांशीराम के साथ विचार विमर्श करते थे, आगे क्या प्रोग्राम करना, किस ढंग से करना, किस किस्म के हालात हैं। अभी उसके लिए नौकरी पेशा करने वाला आदमी वो छुट्टियां तो ले नहीं सकता, साफ सब जानते ही है। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में शेड्यूल्ड कास्ट जिनके साथ वैसे ही वो मौका पाते हैं वो लोग, कैसे इसको वे आए, ये आदमी ऐसा कर रहा है, ये हमारी बात भी नहीं मानता, इसको कहते हैं इस आदमी को रिक्रूटमेंट में लेना। ये कहता नहीं, ये शेड्यूल्ड कास्ट में से उसमें ये ही लेने हैं, आप बाकी में जिसके मर्जी जो मर्जी जैसा मर्जी कर। और ये लोग इनकी स्ट्रेंथ भी इधर इतनी ज़्यादा कर दी है तो उसके साथ खंदकता रहेगी उनकी। लेकिन फिर इसका वाला छुट्टी भी नहीं ले सकता ज़्यादा। तब हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा मेरा दिल्ली का गेड़ा लगता। 8 बजे से 4 बजे तक मेरी ड्यूटी होती। 4 बजे शाम को चंडी मंदिर रेलवे स्टेशन से 4:15 बजे एक ट्रेन आती दिल्ली को, वो 10:30 बजे दिल्ली पहुंचती। वो ट्रेन पकड़कर दिल्ली आता और 11-11:30 बजे दिल्ली वापस आता। कांशीराम मेरी वेट करते होते, उनको मालूम है कि आएगा वो 2 दिन। और उसके बाद 2-2:30 बजे इधर से फिर ट्रेन जाती थी एक कालका को, और 6:30-7 बजे वो कालका पहुंचती और 8 बजे मेरी ड्यूटी होती, बस ड्यूटी पर चल जाती। इस किस्म से, क्योंकि जो काम अगर करना है, अगर वो करने के पीछे आपकी
डेडिकेशन और डिवोशन नहीं है तो फिर वो काम हो नहीं सकता। तो वो काम करने के लिए जे तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा इधर आता, जहाँ कांशीराम मेरे पास चले जाता, जहाँ मैं दिल्ली इधर आ जाता। लेकिन प्रोग्राम बनाकर आगे कैसे जाना है उस ढंग से आगे चलना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखते हैं कि जे पूना और ख़ासकर नागपुर तो बुद्धिज़्म का सेंटर है। शेड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी अगर वो कहता बुद्धिज़्म नहीं, बुद्धिस्ट नहीं हूँ मैं, वो तो वो कहते तुम अम्बेडकरिज्म नहीं समझ है। तो अम्बेडकर का अनुयायी कोई हो ही नहीं सकता अगर वो बुद्धिज़्म का अनुयायी नहीं है। इस स्पीड से आगे मतलब धर्म और सोशल मूवमेंट को इस ढंग से जोड़ा हुआ है और उसकी वजह से जो वातावरण तैयार हुआ है, ये हम सब जानते हैं कि इस वातावरण में रहकर क्या सोशल मूवमेंट आगे बढ़ सकती है, और उस सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाए के बगैर क्या देश में ये जो सामाजिक क्रांति जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा फुले और लॉर्ड बुद्धा बोल रहे थे, क्या वो आ सकती है? सामाजिक क्रांति लाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा और बहुत सारे अवगुणों को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, उससे रहित होना पड़ेगा। लेकिन ये इतना सौखा काम नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल काम किए बगैर एक साधारण व्यक्ति एक केडर नहीं बन सकता। केडर बनने के लिए साधारण व्यक्ति को बहुत डिफरेंट किस्म का कार्य करना पड़ता है और उसको रेगुलरिटी लानी पड़ती है अपने जीवन में और अपने टाइम टेबल में रेगुलरिटी लानी पड़ेगी और उस रेगुलरिटी को कांस्टेंट वे से आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब लॉर्ड बुद्धा जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, आज ही लॉर्ड बुद्धा कहते हैं ना, एक राजा के पुत्र थे है? लेकिन राजा के पुत्र की शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, उसका नाम क्या रखा? राहुल। राहुल का क्या अर्थ है? राहुल का अर्थ है एक और बंधन। ऐसा ही नहीं राहुल ना रख दिया। जब राहुल बच्चा पैदा हो गया, वो अब जो स्पिरिट राजकुमार सिद्धार्थ में थी उसके जब और बच्चा पैदा हो गया तब उसका नाम रखा राहुल। अभी उसके बाद उसने देखा भाई ये तो राहुल 5-6 जब वो तो राहुल को और अपनी पत्नी को ऐसा ही बताए बगैर घर छोड़कर चल गए। ये तो हकीकत समझते हैं ना हम। क्यों? ये जानने के लिए कि इस दुनिया में ये जो बंधन है इनका मुकाबला कैसे करना है। ये बंधन, इन बंधनों का मुकाबला किए बगैर हम एक रियल इंसान नहीं बन सकते। और उसके बाद आप तो जानते हैं, क्योंकि जब बुद्धिज्म की बात करते हैं, हमारे एक वो वामसव के पहले देता जिसको कांशीराम जी कहते मेरे गुरु हैं, उसका नाम था D.K. खापर्डे। सुना होगा शायद आपने। D.K. खापर्डे वो
पूना के ही साथी थे, जो मेरे साथ भी बहुत देर काम करते रहे। और डीके खापड़े जो उस समय हमारे साथ भी काम करते रहे, कांशीराम के भी साथ काम करते रहे। और कांशीराम भी जो है ऐसा कहते थे भाई मेरे को, क्योंकि इधर ही पूना में जहाँ सर्विस करते थे डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उधर ही खापड़े काम करता था। तो सब तो पहला खापड़े ने ही वो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो कांशीराम को दी थी। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब पढ़कर कांशीराम कहता मैं सारी रात वो किताब पढ़ के सोया था। और फिर उस किताब को 2-3 दिन मैं फिर पढ़ता रहा। तब मेरे को ये जो मालूम हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के माध्यम से, तो ये काम करना पड़ेगा, ये हकीकत है। और इस हकीकत को समझकर इसमें जो लिखा है, जो दुख दर्द है, उन दुख दर्द को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसकी दवाई ढूंढनी पड़ेगी। अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो है नहीं, वो तो 1956 में वो परिनिर्वाण हो गया। और 1956 में जब वो कांशीराम बताते होते थे तो उनका एक दोस्त दूसरा था साथी साथ में, वो रोने लग गया। कहता भाई क्या बात हुई? कहता बाबा साहब एक्सपायर हो गए। वो कहता बाबा साहब कौन सा भाई? जिसको बाबा साहब को जानता ही नहीं है, अम्बेडकर है वो, ठीक है ना। वो बाबा साहब है जिनकी वजह से उसको नौकरी मिली जा पढ़ सके। क्योंकि मैं जो पहले ही बताया, अगर मेरे को वो स्टाइपेंड ना मिलता तो मैं पढ़ सकना था। तो जिसकी वजह से जे तब वो कहता वो सारी रात रोता रहा मेरा साथी। तो फिर उसने बताया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कांशीराम को। तो तब कांशीराम ने जे ऐसा डिसीजन बनाया कि अपने पेरेंट्स से कहा तो मैं भी नहीं जाऊंगा और मैं भी शादी नहीं करूंगा, और मैं इस कार्य को जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, इस सोच के मुताबिक मैंने भी ये जो आगे बढ़ना। अभी जब लॉर्ड बुद्धा जे घर को छोड़ गए, राजकुमार सिद्धार्थ, अभी घर को छोड़ने के बाद 5-6 साल वो घूमते रहे और आखिरकार वो लोग बैठ के वो बेनियान ट्री के नीचे, आप सब जानते हैं क्योंकि आप तो मास्टर हैं इस चीज़ के, मैं तो स्टूडेंट ही हूँ। तो उन्होंने देखा भी अभी मैं जो चीज़ समझता था वो चीज़ बिगड़ गई। क्योंकि अभी उसके बाद वो घर को चले, वापस चले भी। अब मैं ये जो मेरे को समझ लगी है ये मैं लोगों को भी बताऊं। अभी वो राजा प्रशांतजीत जो था उसके बाप का मित्र था। तो राजा प्रशांतजीत के पास जब वो आए तो वो कहता हाँ तू ले आया, तू मेरे को ये बता, तेरे को ये 6-7 साल ये घूम फिर कर घर छोड़कर क्या मिला वो बता मेरे को।
अभी लॉर्ड बुद्धा उनको ये बताते हैं कि जिस चीज़ की जो चीज़ मैनू मिल गई वो ये है कि मेरे को कुछ नहीं मिला। जे 6-7 साल जंगलों में बिरता रहा, भूखा मरता रहा, गर्मी सर्दी सहता रहा, फिर कहता अभी क्या मिला? कहता जो मेरे पास था उसकी समझ लग गई। जी लॉर्ड बुद्धा को 6-7 साल घर बार छोड़कर, राजसत्ता छोड़कर, परिवार छोड़कर और जो भूखा नंगा रहकर क्या मिला? ये लॉर्ड बुद्धा बता रहे हैं कि मेरे को बाहर से कुछ नहीं मिला, जो मेरे पास था वो उसकी मेरे को समझ लगी। यही हमारा मिशन है, यही हमने समझना है कि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, दुनिया में सोच देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसको जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जानने में तो दिखता है ना सब कुछ है। हमारी आंख जो है वो देखती है ना, लेकिन आंख वो ही देख सकती है जो बाहर है। ठीक है ना? आंख को खोल कर देखना पड़ता है। खोल कर क्या दिखता है? जो बाहर है, लेकिन जो अंदर है वो देखने के लिए इस आंख को बंद करना पड़ेगा, तब जो अंदर है वो दिखेगा। तो उल्टा काम है ना, है? तो ये बात लॉर्ड बुद्धा ने राजा प्रसेनजीत को उस समय बताई जब वो ये चीज़ खुद समझ गए कि मैनू 6-7 साल ये इधर उधर करने से कुछ नहीं मिला। क्या मिला? जो मेरे पास था उसकी मेरे को समझ लगी। आज हमारे पास जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, जो लॉर्ड बुद्धा ने हमें दिया, जो हमारे और महापुरुषों ने दिया, महात्मा फूले जी ने दिया, गुरु नानक देव जी ने दिया ना। क्या हमने कभी सोचा कि उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें दिया कि आप इंसान हैं और आपका बर्ताव इंसान जैसा होना चाहिए। क्या हम इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार कर रहे हैं? सोचो, हमारा बर्ताव हमारे दूसरे साथी के साथ इंसान जैसा है। इंसान का क्या काम है? एक पशु और एक इंसान में क्या अंतर है? दोनों ही खाते हैं, दोनों ही साह लेते हैं, दोनों ही काम भी करते हैं। ठीक है ना? दोनों जमते भी हैं, दोनों मरते भी हैं, दोनों की औलाद भी होती है। ठीक है ना? दोनों प्यार मोहब्बत से भी लेटते हैं, अपने साथियों के साथ सिर भी मारते हैं, बल्द भी मारते हैं। ठीक है ना? जैसे आदमी दूसरे का छीन कर खाना चाहते हैं, ऐसे पशु पाशी भैंसे गायें भी दूसरे की खुरली से खाना करते हैं ना। तो आदमी, मर्द, इंसान और पशु में क्या अंतर है? जी हमें समझना है। ठीक है ना? क्योंकि एक जो इंसान करता है वो पशु भी करता है। ठीक है नहीं? लेकिन फिर इंसान और पशु में अंतर क्या है?
अंतर ये है, पशु नू जिस भी वातावरण में आप रखोगे वो उसी वातावरण को अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन इंसान अगर वातावरण सुखामा नहीं है तो वो उस वातावरण को बदलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इंसान के अंदर इंसानियत भी है और पशुपन भी है, क्योंकि जो वातावरण है अगर मैंने वो ही वातावरण को अडॉप्ट कर लिया तब मेरा पशुपन जागर हो गया। अगर जो वातावरण है और वो वातावरण सुखामा नहीं है, ठीक है, तो मैंने उस वातावरण को बदलने की कोशिश कर ली तो मैं इंसान हूं। अभी इंसान हमने देखना है कि अभी मेरी उम्र 80 साल की है और आप तकरीबन मेरे से छोटी उम्र के होंगे, कोई 30, 40, 50, 60 है, 75, 76, बाग साहब भी 76 साल के हैं, ठीक है ना। और अभी जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिन हालातों में हम रह रहे हैं, क्या वो हालात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर या महात्मा फूले ने ये बताया कि हमारे लिए सकामे हैं? चल हमें नहीं पता, तो हम मेजॉरिटी में बताओ, जो पूना में, नागपुर में, महाराष्ट्र में जो शेड्यूल्ड कास्ट खासकर लोग रहते हो बुद्धिस्ट हैं, क्या लॉर्ड बुद्धा ने बताया कि अगर वातावरण ठीक नहीं है तो आप उसमें रहो? ठीक है, नहीं ना। तो इसका मतलब हमें आदेश और निर्देश है हमारे महापुरुषों का कि अगर वातावरण ठीक नहीं है तो उसको बदलना है, तब तो आप इंसान हैं। अगर वातावरण ठीक है उसको अडॉप्ट करना है तो उसको उस जैसा रखना है। इसके लिए अपने दोस्त मित्र जो है उनको प्रोत्साहित करना है कि टीम बनाकर हम इस वातावरण को प्रोटेक्ट करें, ठीक है ना, तभी तो हम इंसान हैं। तो अगर इंसान इंसानों जैसा काम ना करे तो फिर, लेकिन इसको ही कहते हैं करतूत पशु की मानस जात। जन्म से तो मानस है, जाति तो मानस की है, लेकिन एक्शन जो है, कर्तव्य जो है, करतूते जो है वो पशुओं जैसे है। करतूत की पशु की करतूत क्या है? पशु की वे ऑफ वर्किंग क्या है? जिस वातावरण में उसको छोड़ दिया वो उस वातावरण को अडॉप्ट कर लेगा। ये पशु की खासियत है। इंसान की खासियत क्या है? अगर वातावरण ठीक नहीं है तो उस वातावरण को बदलना है, अनुकूल करना है। किसके अनुकूल करना है? जो हालात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फूले, लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक, जिन महापुरुषों ने हमें बताया है कि ये वातावरण होना चाहिए सोसाइटी में, अगर वो वातावरण नहीं है तो वो सिचुएशन क्रिएट करनी है। अभी आप अपने आप में सोचकर ये देखो कि इस असूल के मुताबिक हम कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम अनुयायी हैं, है? पखंड कर रहे हैं, अपने आप धोखा कर रहे हैं।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये करना है, ये नहीं करना। जो उन्होंने कहा था करना है, क्या हम वो कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो आपके पास कृत कमाई है उसका कम से कम 5% सोसाइटी के लिए देना, समय का, साधनों का। तो वैसा ही है ना। गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो सिख के लिए 10% कहा। 10% जो आपकी कमाई है, आपका समय है, वे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, इंसानियत के लिए लगाना। 24 घंटे हैं तो 2.5 घंटे हर शिष्य ने वो समय पब्लिक यूटिलिटी वास्ते लगाना है। क्या हम लगाते हैं? बाबा साहब डॉक्टर, हम कहते हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो क्या बाबा साहब के अम्बेडकर के अनुयायी बाबा साहब के साथ भी धोखा करी जा रहे हैं? फोटोआं जरूर घर में हर कमरे में लगाएंगे, क्यों? ऐसा ही है ना। इसका मतलब हम अंबेडकर की फोटो के साथ प्यार करते हैं, अंबेडकर की भूलों के साथ नहीं, अंबेडकर की सोच के साथ नहीं। हमारा कल्याण कब होगा? जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कहते थे वो करना चालू कर दें। ये करने के लिए कोई बात नहीं, अगर आज हम 2.5 घंटे दिन रात में नहीं ये उस मिशन के लिए दे पाते, ठीक है ना, तो 10 मिनट से चालू कर दो, धीरे धीरे होगा ना। अब तो 10 मिनट ही रोज चालू कर दो। 10 मिनट से बढ़ा कर तो साल में तो फिर उस बात तक आ जाएंगे। आदत तो पड़ेगी, अभी आदत तो बदलनी है। अभी तो हमारी आदत सुनने की भी नहीं है, क्यों भाई है? हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे कान सुनते हैं, क्यों भाई? कान सुनते हैं या मैं सुनता हूं? है? मैं और कान में क्या अंतर है? कान मेरी मलकियत है, ठीक है नहीं? मैं कान नहीं हूं, मेरे कान है, ठीक है? जब मेरे कान है, इसका मतलब कान के ऊपर मेरा कंट्रोल है, मेरा ही कंट्रोल होना चाहिए ना, है? लेकिन जब मैं कहूँ भाई ये बात सुनी, यार मैंने सुनी नहीं, दोबारा बता, ठीक है नहीं? इसका मतलब कान सुनते नहीं हैं, सुनने वाला कोई और है। जब सुनने वाला कान के साथ मेल करता है तब कान सुनता है। कान सुनने का साधन है, ठीक ना, सुनने वाला नहीं है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम सिर्फ जो आंख देखती है उसको ही सत्य मानते हैं, जो कान सुनता है उसको ही सत्य मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन सत्य कुछ और है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सत्य समझना है तो सत्य समझने के लिए जो समझा हुआ उसके पास जाना पड़ेगा। और हम कहते हैं जो समझा हुआ है वो मेरे पास आए। तुम भाई ऐसा ही ना,
आप बाघ साहब को ढीक रहे थे ना, वे बाघ साहब आएंगे और ये बताएंगे हमें, है ठीक है नहीं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात हमने करनी है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें पशुओं से इंसान बनाया, ठीक है नहीं। तो इंसान और पशु का अंतर जो है वो तो हमें समझना पड़ेगा। वो इंसान है, वो भैंस है, ठीक है ना। भैंस फिर उसका दूध हम लेकर सारा करते हैं, उसको पट्ठे में नहीं डालते। आपके बच्चे को कोई बात नहीं, आपके बच्चे को है स्कूले जाने के लगे आप पैसे ना दोगे तो जाता स्कूले, आपका बच्चा है। जैसे इसका मतलब ये है जो भी जीवधारी है उसको जिस वातावरण में आप रखोगे उस वातावरण को अडॉप्ट कर लो, ठीक है ना। अभी इंसान और पशु में यही डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि पशु को जिस भी वातावरण में आप रखोगे है तो वो उस वातावरण में रहना चालू कर देगा। लेकिन इंसान है, अगर वो वातावरण सुखामा नहीं है, ठीक है, वो वातावरण में उसको तकलीफ हो रही है, ठीक है ना, तब वो उस वातावरण में नहीं रहे। वो वातावरण को, सुखावे वातावरण को अडॉप्ट करता है, ठीक है ना। उस वातावरण को चेंज करता है, वो अपने आप को नहीं चेंज करता। अभी दोनों में फर्क देखा, इंसान वातावरण को चेंज करता है और पशु है वातावरण को अडॉप्ट कर लेता है। अभी बताओ कि हम भारतीय मनुवादी सिस्टम के जो वातावरण है तैयार किया हुआ, उसको बदल रहे हैं या उसको अडॉप्ट कर रहे हैं? अभी तक जो मनुवादी सिस्टम, चतुर्वर्णी व्यवस्था बनाई, जातियां बनाई है, जे गोत्र बनाए है, चौपड़ पट्टियाँ बनाइया, वो डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट उसके रखा है। हम उस वातावरण को बदलने के लिए प्रयास कर रहे हैं या उस वातावरण को अडॉप्ट करने के लिए कर रहे हैं? अभी तक 30, 40, 50 साल की, 60 साल की उम्र है। इस दौरान में मतलब 14-15 साल में तो मैच्योर हो जाता है ना व्यक्ति। इस मैच्योरिटी के पीरियड में हमने जो वातावरण हमारे लिए मनुवादी समाज ने तैयार किया उसको अडॉप्ट किया या उसको बदला। ये नहीं बदला है तो हमारी क्या मजबूरी थी, और ये बदला था उसके लिए हमने कहाँ से ये शिक्षा ली? मेजॉरिटी में तो बदला ही नहीं हमने, ठीक है ना। मेजॉरिटी में हमने उस वातावरण को अडॉप्ट किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बताया है कि इस वातावरण को बदलना है, ठीक है ना। अभी ये बात मनुवादी लोग हमारे से कराते हैं। भारत देश में मनुवादी लोग हैं भाई, जब भारत के मनुवादी लोगों को वेदों की जरूरत पड़ी, वेदों की जरूरत पड़ी ना, तो किसके पास गए वो? वेद व्यास के पास, जो अछूत था, ठीक है ना। और जब मनुवादी लोगों को क्यों भाई वेदों के बाद है
क्यों जी? रामायण महाभारत तो सबको याद है ना। तो जब रामायण की जरूरत पड़ी तो किसके पास गए? वाल्मीकि के पास। क्यों भाई? वाल्मीकि कौन था? अछूत, ठीक है ना। और वो जिसने वो तैयार कर रखी थी उसके साथ अछुआ साथ है, जो उसकी किरत है उसके साथ अछुआ साथ नहीं है। क्योंकि उसने वेद, उसकी किरत है ना अछूत की, वेद के साथ कोई वो नहीं भाई इसको हमने नहीं मानना, उसको अडॉप्ट करना है, उसको इस्तेमाल करना है, रामायण को अडॉप्ट करना है। लेकिन रामायण लिखने वाले को, बनाने वाले को अछूत बनाना है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने आप बारे में कहते हैं, ठीक है, कि जब मनुवादी लोगों को भारतीय संविधान की जरूरत पड़ी तो मेरे को खोज कर ले आए। ये आपका पिछोकड़ है, ये आपका इतिहास है। मनुवादी लोग, आपके पास जो गुण है वो छीन कर आपसे अपने हित के लिए बरतेंगे, लेकिन आपको रखेंगे पाम के नीचे, ठीक है ना। अगर जहाँ से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी सोच, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, महात्मा फुले ने, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा ने जो हमें दी है उसको सोचना है, समझना है, विचारना है, ठीक है, और उसके ऊपर चलना है और दूसरे साथियों को उसके ऊपर चलाने का प्रयास करना है। धन्यवाद।